स्क्रीन विजिबल है ना? हेलो, स्क्रीन हेलो विजिबल? सर। हाँ, ठीक है। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हाइड्रोजियोलॉजी। ठीक है, तो हाइड्रोजियोलॉजी स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो देखेंगे, पहले देख लेते हैं रिकॉर्डिंग। हाँ ठीक है, हो रहा है। अच्छा, तो हाइड्रोजियोलॉजी स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे कि दो टर्म है, एक है हाइड्रोजियोलॉजी, एक है तुम्हारा हाइड्रोलॉजी। तो हाइड्रोजियोलॉजी और हाइड्रोलॉजी का क्या डिफरेंस है? ठीक है, तो देख सकते हो इधर दो टर्म मैंने लिखा है, एक है हाइड्रोजियोलॉजी, एक है तुम्हारा हाइड्रोलॉजी। ठीक है, तो पहले हाइड्रोलॉजी को पकड़ते हैं, क्योंकि हाइड्रोलॉजी क्या है? हाइड्रोलॉजी बेसिकली दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर। ठीक है, जो वाटर का जो केमिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये सब से जब जो जो सब्जेक्ट निकलता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोलॉजी। और एक पॉइंट है क्या, कि हाइड्रोलॉजी में हम लोग सिर्फ स्टडी करेंगे जो अर्थ सरफेस वाटर, मतलब जो है लेक, रिवर, स्ट्रीम, ये सब, मतलब सरफेस वाटर, जो अर्थ सरफेस में जो वाटर जो है प्रेजेंट है, उसका बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टी कैसा बिहेवियर होता है, ये सब हम लोग स्टडी करेंगे हाइड्रोलॉजी में। ठीक है, और हाइड्रोजियोलॉजी क्या है? जो हम लोगों का टॉपिक है हाइड्रोजियोलॉजी। तो हाइड्रोजियोलॉजी पहला पॉइंट क्या है, कि हाइड्रोजियोलॉजी में हम लोग जो वाटर है वो बेसिकली ग्राउंड वाटर को लेके हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजियोलॉजी जो है, तो पहला पॉइंट हो गया कि ग्राउंड वाटर को लेके स्टडी करते हैं। दूसरा पॉइंट, ग्राउंड वाटर का तो प्रॉपर्टी हम लोग स्टडी करेंगे, उसके साथ ग्राउंड वाटर का जो इंटरेक्शन होता है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के साथ, हम लोग बाद में देखेंगे जब जितना कोर्स आगे जाएगा, कि जो ग्राउंड वाटर होता है वो कैसे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर या लिथोलॉजी, ये सब से कैसे डिपेंडेंट होता है, वो हम लोग देखेंगे हाइड्रोजियोलॉजी में। तो ये है बेसिक डिफरेंस बिटवीन द স্যার हाइड्रो। গ্রাউন্ড ওয়াটার মিনস কি সি সি এইগুলো বোঝাচ্ছে নাকি? नो 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 नो, ग्राउंड वाटर में जो नीचे जो वाटर है ना, आज सरफेस के नीचे जो वाटर है, तो ज्वाइन करना पड़ेगा। আচ্ছা। ओके, तो जो क्या बोला मैं, हाइड्रोजियोलॉजी क्या है, बेसिकली जो ग्राउंड वाटर मतलब सरफेस के नीचे जो वाटर रहता है, ठीक है, उसको उसका स्टडी जहाँ पे होता है वो है हाइड्रोजियोलॉजी। और हाइड्रोलॉजी जो है वो बेसिकली सरफेस वाटर को लेकर स्टडी होता है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या, हाइड्रोजियोलॉजी में जैसे कि नाम से ही पता चलता है हाइड्रोजियोलॉजी, तो जियोलॉजी या लिथोलॉजिकल स्ट्रक्चर उसमें भी तुम्हारा कैसे डिपेंडेंट होता है ग्राउंड वाटर के साथ, वो हाइड्रोजियोलॉजी में हम लोग स्टडी करेंगे। तो अभी तो समझ में आया क्या है हाइड्रोजियोलॉजी और हाइड्रोलॉजी में डिफरेंस? হ্যাঁ। जो बाद में ज्वाइन किया था उनके लिए मैं फिर से बोल देता हूँ। जो हाइड्रोलॉजी होता है वो बेसिकली अर्थ सरफेस वाटर को लेकर स्टडी होता है, पहला पॉइंट, जो हाइड्रोलॉजी। और हाइड्रोलॉजी में हम लोग वाटर का बिहेवियर, वाटर का केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, ये सब लेके हम लोग स्टडी करते हैं जो हाइड्रोलॉजी में। और जो हाइड्रोजियोलॉजी में हम लोग बेसिकली ग्राउंड वाटर को लेकर स्टडी करते हैं, जो हम लोगों का टॉपिक है कि हाइड्रोजियोलॉजी। पहले तो ग्राउंड वाटर को लेकर स्टडी करते हैं, और दूसरा पॉइंट है कैसे लिथोलॉजी, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, मतलब जियोलॉजी के साथ कैसा रिलेशन होता है ग्राउंड वाटर का, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे इन हाइड्रोजियोलॉजी। जो जियोलॉजी का सब्जेक्ट है हाइड्रोजियोलॉजी। हाइड्रोलॉजी बेसिकली जो जियोग्राफी का सब्जेक्ट है हाइड्रोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है कि ग्राउंड वाटर का कैसे क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो हम लोग जानते हैं कि 75% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाई वाटर, ये हम लोग जानते हैं। तो ये जो है सब नोट कर लेना कि ओशन में कितना परसेंटेज ऑफ वाटर रहता है, 97.2%। ये सब थोड़ा याद रखने के लिए। आइस और स्नो क्या होता है, मेनली 2.14%। ग्राउंड वाटर जो हम लोग का स्टडी एरिया है, कि हाइड्रोजियोलॉजी में जो ग्राउंड वाटर को लेकर काम करते हैं, तो ग्राउंड वाटर का परसेंटेज है 0.61%। जो सरफेस वाटर या सॉइल मॉइस्चर, मतलब जो वाटर तुम्हारा ट्रैप्ड होता है सॉइल में या सरफेस में, ठीक है, वो उसको सॉइल मॉइस्चर बोलते हैं, तो वो बेसिकली 0.05%।
फ्रेश वाटर लेक वो 0.009%, रिवर जो होता है 0.0001%, और सैलाइन लेक जो होता है वो 0.008%। तो कभी कभी एमसीक्यू में दे सकता है कि कितना परसेंटेज ऑफ ग्राउंड वाटर है, तो 4 ऑप्शन दे देगा, तो तब ये इंफॉर्मेशन तुम्हारा काम में आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देख लेना। अच्छा, अभी हम लोग देखेंगे क्या है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ठीक है, तो जो वाटर जो है वो डिफरेंट तरीके से एक साइकिल की तरह ट्रांसफॉर्म होता है। मतलब नेट वाटर जो है वो सेम रहता है, पर वो साइकिल की तरह कभी वो बारिश में ट्रांसफर कन्वर्ट होता है, कब वो क्लाउड बनाता है, फिर क्लाउड से फिर बारिश होता है, फिर बारिश से जो लेक में जो मतलब वाटर रहता है वो फिर से इवापोरेशन होता है। तो एक साइकिल की तरह तुम्हारा मैं एक फोटो दिखाता हूँ। जैसे कि इधर हम लोग देख सकते हैं कि ये तुम्हारा पूरा वाटर साइकिल है। ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो पहले देखो इधर, पहले ये इस लेक को पकड़ो। ठीक है, इस लेक जो है, ठीक है, इधर तुम्हारा वाटर है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, सन हीट की वजह से, जो सन रे, उसकी वजह से तुम्हारा इधर एवापोरेशन हो रहा है। ठीक है, इधर एवापोरेशन हो रहा है, इधर तुम्हारा एवापोरेशन हुआ। ठीक है, अभी इवापोरेशन होने के बाद क्या होगा, कंडेंसेशन की वजह से एक क्लाउड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, क्लाउड हुआ। फिर क्लाउड जब एक एक के ऊपर एक क्लाउड जब ऐड होता जाएगा तब उसका वेट भी बढ़ता जाएगा। तब वो क्लाउड क्या होगा, ग्रेविटी की वजह से वो प्रेसिपिटेशन की रूप से वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये इधर और एक काम ये होता है कि ट्रांसपीरेशन बोलते हैं उसको। जो जो लीव्स होता है ट्री का, वो लीव से भी वाटर एवापोरेट होता है, जिसको हम लोग ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या है, जो लीव्स से जो वाटर निकलता है उसको हम लोग ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। तो ये बेसिकली फिर से ये ओशन में वाटर आया, फिर ये वाटर फिर से इवापोरेट होके फिर से क्लाउड, फिर से ऊपर जा गया और फिर से क्लाउड बना दिया। तो एक पूरा एक ऐसा करके साइकिल बना रहा है। ठीक है, पूरा एक साइकिल बना रहा है। तो इसको हम लोग हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं। कि हाइड्रोलिक साइकिल क्या है, बेसिकली तुम्हारा एक साइकिल में वाटर डिफरेंट टाइप से ट्रांसफॉर्म हो रहा है, पर नेट वाटर जो है वो सेम ही रह रहा है। ठीक है, सिर्फ वाटर कभी वो क्लाउड बना रहा है, कभी कभी बारिश हो रहा है, कभी इवापोरेशन हो रहा है। सिर्फ एक साइकिल में चल रहा है ये पूरा सिनेरियो। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल समझ में आया सबको? हाँ। ठीक है, तो इधर था कि कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो एवापोरेशन, एवापोरेशन मतलब जो वाटर जो है वो लेक या जो सरफेस वाटर होता है उधर से तुम्हारा वाटर क्या कर रहा है, जो सन हीट की वजह से ऊपर जा रहा है। ठीक है, ट्रांसपीरेशन क्या बोला कि ट्री का जो लीव्स होता है उससे भी वाटर निकलता है, वो ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। इन दोनों के एक साथ एवापो ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, एवापोरेशन एंड ट्रांसपीरेशन को। ठीक है, फिर कॉन्डेंसेशन, जो क्लाउड बनाता है। जब क्लाउड भारी हो जाएगा तब वो नीचे बारिश की रूप से नीचे आएगा, तो उसको हम लोग प्रेसिपिटेशन बोलेंगे। रन ऑफ क्या है, जब बारिश की वजह से जब वाटर जो फ्लो होगा अर्थ सरफेस पे, जैसे कि हो गया रिवर, ठीक है, या कोई वाटर जो फ्लो होगा उसको हम लोग रन ऑफ बोलेंगे। इनफिल्ट्रेशन क्या है, इनफिल्ट्रेशन तुम्हारा है जब अर्थ सरफेस, सपोज पकड़ो एक अर्थ सरफेस है। ठीक है, अभी इधर वाटर प्रेजेंट है, ऐसा करके वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, अभी वो क्या करेगा, वो वाटर नीचे सॉइल में पर्कोलेट करके नीचे जाएगा, जो मेनली ग्राउंड वाटर का सोर्स है। ठीक है, ऐसे करके ही नीचे वाटर जाके तुम्हारा ग्राउंड वाटर बनाता है। ठीक है, ऐसा करके नीचे पर्कोलेट हो जाएगा, तो उसको हम लोग इनफिल्ट्रेशन बोलेंगे। और ग्राउंड फ्लो जो ये रन ऑफ और ग्राउंड फ्लो बेसिकली सेम ही है। सिर्फ ग्राउंड फ्लो जो होता है वो ग्राउंड के नीचे तुम्हारा जो वाटर फ्लो होता है उसको हम लोग ग्राउंड फ्लो बोलेंगे। तो ये पूरा सब इन्फिल्ट्रेशन টা আরেকবার রিপিট করো। कौन सा ইনফিল্ট্রেশন। इनफिल्ट्रेशन? अच्छा, सपोज सपोज एक बेसिन है। ठीक है, अभी इधर वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसा करके वाटर प्रेजेंट है, ये तुम्हारा अर्थ सरफेस है। ठीक है, अभी क्या करेगा कि इधर काफी सारे पोर स्पेसेस है। पोर स्पेसेस मतलब वॉइड, मतलब जो ग्रेन्स होता है ना, सेडिमेंट ग्रेन्स,
उसकी बीच में बहुत सारा गैप रहता है जिसको पोर स्पेसेस बोलते हैं। अभी क्या करेगा वाटर, जो इधर वाटर है, ये क्या करेगा, वो बीच में से, वो पोर स्पेसेस में से इनफिल्ट्रेशन होगा या पार्कुलेट होगा वाटर नीचे। ठीक है, ऐसे करके वाटर पार्कुलेट होगा। ठीक है, ऐसा करके वाटर पर्कोलेट होगा और नीचे तुम्हारा ग्राउंड वाटर फ्लो बनाएगा। ऐसा करके वाटर बना, नीचे जो ग्राउंड वाटर रहता है वो इनफिल्ट्रेशन की वजह से होता है। ठीक है, तो वाटर इधर जो प्रेजेंट था वो पोर स्पेसेस के अंदर से निकल के वो नीचे जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग इनफिल्ट्रेशन बोलेंगे। समझ में आया? हाँ। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। अच्छा, वाटर बजट इक्वेशन। ठीक है, अभी हम लोग जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पढ़ा, इवापोरेशन, ट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, रन ऑफ, इनफिल्ट्रेशन, ग्राउंड फ्लो, ये जो पढ़ा उसका एक इक्वेशन होता है। ठीक है, जो जिसको हम लोग वाटर बजट इक्वेशन बोलते हैं कि एक स्टोरेज, सपोज स्टोरेज क्या होता है, जहाँ पे वाटर स्टोर होता है, सिंपल बात, जहाँ पे वाटर स्टोर होता है। सपोज पकड़ लो एक लेक। ठीक है, इधर वाटर इधर वाटर स्टोर हुआ। ठीक है, ये सपोज इधर वाटर है। ठीक है, अभी एक इक्वेशन से हम लोग पता कर सकते हैं वो स्टोरेज में जो वाटर है उसका कैसे वॉल्यूम चेंज हो रहा है, हो सकता है कैसा, उधर वाटर का जो अमाउंट है वो कैसे चेंज हो रहा है, उसको हम लोग जो इक्वेशन से निकलते हैं उसको हम लोग बोलेंगे वाटर बजट इक्वेशन। जैसे कि इधर ए वाटर बजट इक्वेशन। ठीक है, अभी वाटर बजट इक्वेशन का दो फॉर्मूला है, एक है वॉल्यूम ऑफ इनफ्लो एंड वॉल्यूम ऑफ आउटफ्लो, दोनों का माइनस वो चेंज इन स्टोरेज, मतलब कितना इनफ्लो, मतलब कितना वाटर अंदर आ रहा है और कितना बाहर जा रहा है, उसको अगर माइनस करेंगे तभी तो जो वाटर जो कितना चेंज हो रहा है एक स्टोरेज में वो हम लोग निकल सकते हैं। सपोज मान लो ये अमाउंट ऑफ वाटर अंदर आया। ठीक है, और बी अमाउंट ऑफ वाटर निकल गया। तो जो इधर जो वाटर का जो अमाउंट है वो क्या हुआ, चेंज कितना चेंज हुआ, ए माइनस बी। तो ए को क्या बोलेंगे हम लोग इनफ्लो, और बी को बोलेंगे आउटफ्लो। इन दोनों को माइनस करेंगे तब इधर कितना स्टोरेज हुआ वो हम लोग निकल सकते हैं। तो ये है एक वाटर बजट इक्वेशन। दूसरा एक वाटर बजट इक्वेशन है, वो है जो नेचुरल जो होता है ना वाटर बजट इक्वेशन हो, मतलब इसको ऐसे करके याद रखना, पी आर गेट। ठीक है, पी से क्या है, प्रेसिपिटेशन, मतलब इधर देखो, इधर ऐसे करके याद रखना कि जो पी है ना, प्रेसिपिटेशन, मतलब वाटर ऐड हो रहा है, इसलिए वो से प्लस है, बाकी सब माइनस है। देखो इधर बाकी सब के सामने देखो माइनस है, क्योंकि बाकी सब में आउटफ्लो हो रहा है, मतलब प्रेसिपिटेशन जो होता है उधर तो वाटर ऐड हो रहा है, इसलिए वो प्लस है। ठीक है, और बाकी जो रन ऑफ बोलो, ग्राउंड वाटर फ्लो बोलो, जो ई एवापोरेशन बोलो, ट्रांसपिरेशन बोलो, ये सब तो वाटर निकल रहा है, सिर्फ जो ऐड हो रहा है वो है प्रेसिपिटेशन की वजह से जो वाटर ऐड हो रहा है। ठीक है, बाकी सब माइनस है। तो ऐसे कैसे याद रखना, ये और एक इक्वेशन है, ये सब इक्वेशन से जब हाइड्रो का पूरा क्लास खत्म होगा तो उसके बाद न्यूमेरिकल होगा। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूला तब पूरा याद याद होना चाहिए। तो इसको ऐसे करके याद रखना कि पी से प्रेसिपिटेशन, सिर्फ प्रेसिपिटेशन तुम्हारा प्लस है, मतलब ऐड हो रहा है वाटर, प्रेसिपिटेशन की वजह से वाटर ऐड हो रहा है, बाकी सब तुम्हारा माइनस में होगा। आर बोलो, जी बोलो, ई बोलो, टी। आर से रन ऑफ, जी से ग्राउंड वाटर फ्लो, ई से एवापोरेशन एंड टी से ट्रांसपिरेशन। तो ये दोनों है तुम्हारा वाटर बजट इक्वेशन। इतना तक समझ में आया सबको? हाँ, हाँ दादा। ठीक है, ये सब फॉर्मूला याद रखना होगा क्योंकि हाइड्रो में बहुत ज़्यादा फॉर्मूला है, और हाइड्रो में ऐसा क्वेश्चन आता है कि बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है और आसानी से मार्क्स मिल सकता है हाइड्रो में। ठीक है, तो एक एक फॉर्मूला याद रखना होगा, तो फॉर्मूला से ही डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है। हाँ।
अभी क्या है, रन ऑफ कोएफिशिएंट, रन ऑफ कोएफिशिएंट सभी नोट कर लेना, ठीक है, जो जो मैं टर्म यूज कर रहा हूँ। रन ऑफ कोएफिशिएंट, रन ऑफ कोएफिशिएंट क्या है, रेशियो ऑफ द रन ऑफ एंड प्रेसिपिटेशन, इसको हम लोग रन ऑफ कोएफिशिएंट बोलते हैं। रेशियो ऑफ द तुम्हारा रन ऑफ और पी तुम्हारा प्रेसिपिटेशन, कितना रन ऑफ हो रहा है, कितना प्रेसिपिटेशन हो रहा है। रन ऑफ मतलब जो आर्क सरफेस में, ये जो आर्क सरफेस है उधर से जो वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है, उधर से जो वाटर फ्लो हो रहा है, वो रिवर भी हो सकता है, ठीक है, तो उसको हम लोग रन ऑफ बोलेंगे। तो रन ऑफ बाय प्रेसिपिटेशन तुम्हारा रन ऑफ कोएफिशिएंट, ठीक है। अच्छा, रेसिडेंस टाइम, रेसिडेंस टाइम क्या है, तुम्हारा जो एक स्टोरेज एरिया में वाटर कितना टाइम तक उधर स्टोर रह सकता है, इसको हम लोग रेसिडेंस टाइम बोलेंगे, ठीक है। देखो, द एवरेज अमाउंट ऑफ टाइम दैट वाटर मॉलिक्यूल रिसाइड इन अ पर्टिकुलर रिजर्वर बिफोर ट्रांसफरिंग टू अनदर रिजर्वर, ठीक है, मतलब एक स्टोरेज एरिया में, एक स्टोरेज एरिया में कितना टाइम तक वो वाटर उधर रहेगा, बाद में उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, उसको हम लोग रेसिडेंस टाइम बोलते हैं। तो रेसिडेंस टाइम का फॉर्मूला क्या है, वी बाई क्यू, वी है तुम्हारा टोटल वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वर, जो रिजर्वर का वॉल्यूम है, ठीक है। क्यू मतलब टोटल इनफ्लो और आउटफ्लो, मतलब कितना अंदर आ रहा है या कितना बाहर जा रहा है, ठीक है, इसका जो रेशियो होता है इसको हम लोग बोलेंगे रेसिडेंस टाइम, टी आर, ठीक है। ये सब फॉर्मूला याद रखना होगा। अच्छा, अभी हम लोग देखेंगे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ग्राउंड वाटर, ठीक है, ये बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। तो पहला पहला देखो, दो दो जो दो डिवीजन है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर मतलब तुम्हारा जो आर्थ सरफेस के नीचे है, ठीक है, कैसे डिफरेंशिएट होता है कि पहले पकड़ लो, एक जगह पे तुम्हारा वाटर टेबल है, वाटर टेबल मतलब तुम्हारा जितना तक तुम्हारा वाटर, जहाँ जिसके नीचे से तुम्हारा वाटर प्रेजेंट है, ग्राउंड वाटर प्रेजेंट है, तो इधर से डिवाइड कर दो पहले से ही, ठीक है, उसको हम लोग वाटर टेबल नाम देते हैं, वाटर टेबल, ठीक है। तो वाटर टेबल क्या है कि जिधर से तुम्हारा ग्राउंड वाटर स्टार्ट होता है, ये तुम्हारा अर्थ सरफेस है, ठीक है, ये तुम्हारा अर्थ सरफेस है, उसके नीचे इतना नीचे तुम्हारा वाटर टेबल है, ठीक है, मतलब ग्राउंड वाटर प्रेजेंट है। अच्छा, तो इसका दो दो डिवीजन होता है, एक है तुम्हारा जोन ऑफ एरेशन, इसको बोलेंगे जोन ऑफ एरेशन, और इसको बोलेंगे जो वाटर टेबल के ऊपर है उसको बोलेंगे जोन ऑफ एरेशन, और जो वाटर टेबल के नीचे है उसको बोलेंगे जोन ऑफ सैचुरेशन, ठीक है। तो पहला तो ये दो डिवीजन है, ये जोन ऑफ एरेशन है और जोन ऑफ सैचुरेशन है, और बीच में तुम्हारा वाटर टेबल है। अभी जोन ऑफ एरेशन को फिर से दो डिवीजन में डिवाइड किया गया है, तीन डिवीजन में, ठीक है। पहले पहले तुम्हारा सॉइल वाटर जोन, सॉइल वाटर जोन, सॉइल वाटर जोन, ठीक है। जो मिडिल में है उसको बोलते हैं बैडोज जोन, ये बैडोज जोन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, बैडोज जोन। और जो वाटर टेबल के ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको बोलते हैं कैपिलरी जोन, कैपिलरी जोन, कैपिलरी जोन। और उसके बाद तुम्हारा वाटर टेबल आता है, और वाटर टेबल के नीचे तुम्हारा जोन ऑफ सैचुरेशन आता है। अभी देखेंगे एक एक डिवीजन को। तो सॉइल वाटर जोन में क्या है, जो पहले बोला मैं, इनफिल्ट्रेशन, ठीक है, पहले तो इधर बारिश हुआ, ठीक है, इधर तुम्हारा बारिश हुआ, अभी क्या हुआ, कुछ कुछ अमाउंट ऑफ वाटर, सम अमाउंट ऑफ वाटर तुम्हारा इनफिल्ट्रेशन होके इधर जो सेडिमेंट गेन का जो पोर स्पेसेस होता है उधर तुम्हारा जमा हुआ रहेगा, पर वो ग्राउंड वाटर नहीं है, ठीक है, कुछ कुछ अमाउंट ऑफ वाटर तुम्हारा जो पोर स्पेसेस है उधर जमा हुआ रहेगा। तो बेसिकली उसको सॉइल वाटर जोन बोलते हैं, इसलिए वाटर
सॉइल वाटर वाटर टाइम टर्म इधर प्रेजेंट है, तो इसको बोलेंगे सॉइल वाटर जोन। ठीक है, नीचे जो होगा वेडोस जोन। ठीक है, तो वेडोस जोन में क्या होता है कि पहले तो इसका कितना से कितना डिस्टेंस है सॉइल वाटर जोन से नीचे से कैपिलरी कैपिलरी जोन तक, तुम्हारा इसको बोलते हैं वेडोस जोन। और वेडोस जोन में तुम्हारा क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा रहता है। ठीक है, जो वेडोस जोन होता है इधर एटमॉस्फेयर, क्योंकि इधर वाटर प्रेजेंट नहीं रहता है। ठीक है, अच्छा, तो कैपिलरी जोन क्या है? कैपिलरी जोन इज बेसिकली तुम्हारा, पहले पहले समझो कि कैपिलरी एक्शन क्या है। ठीक है, तो कैपिलरी एक्शन और कुछ नहीं है, जब सपोज इधर वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इधर तुम्हारा ग्रेविटी काम कर रहा है, तो अंडर द ग्रेविटी तुम्हारा ये, जब तुम्हारा ग्रेविटी की ऑपोजिट में, ठीक है, वाटर तुम्हारा ऊपर ऊपर चला जाता है, तब उसको हम लोग कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। जब ग्रेविटी की ऑपोजिट में तुम्हारा वाटर ऊपर चला जाता है, तब उसको हम लोग कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। अभी एक कैपिलरी जोन इधर क्या होता है, इधर मान लो कि बहुत सारा तुम्हारा ऐसा करके पार्टिकल प्रेजेंट है, डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल प्रेजेंट है। ठीक है, जो वाटर टेबल के ऊपर ऐसा करके पार्टिकल प्रेजेंट है। अभी क्या हो रहा है, इधर वाटर टेबल है, अभी क्या हो रहा है, ये जो सेडिमेंट प्रेजेंट है इधर, तुम्हारा सेडिमेंट जो प्रेजेंट है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, वाटर क्या हो रहा है, पार्कुलेट होके ग्रेविटी की ऑपोजिट में ये धीरे धीरे ऊपर जाता है। ठीक है, और ऊपर जाके ये जो एरिया है, ये जो कैपिलरी जोन एरिया, इसमें वाटर रह जाता है, पर एक ग्राउंड ग्राउंड वाटर जोन नहीं है। सिर्फ कैपिलरी एक्शन की वजह से इधर वाटर ऊपर जाता है, तो इसीलिए इसको कैपिलरी जोन बोलते हैं। बेसिकली तुम्हारा जो जो तुम्हारा फाइन ग्रेन मटेरियल अगर प्रेजेंट रहा तुम्हारा वाटर टेबल के ऊपर, तभी तुम्हारा कैपिलरी एक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तुम लोग वो क्रो का एक स्टोरी सुना हो ना, कि एक जो तुम्हारा इधर सपोज एक बकेट है। ठीक है, तो ज्वाइन करना कैसे देखो। अच्छा, सपोज पकड़ो कि एक बकेट है इधर। अरे, सपोज एक बकेट है। ठीक है, अभी ये इधर वाटर इस हाइट में है। अभी क्या करेंगे, कुछ सेडिमेंट पार्टिकल हम लोग इधर डाल देंगे। ठीक है, ऐसा करके डाल देंगे नीचे, तो क्या होगा, ये वाटर जो होता है ऐसा करके डाल देंगे। ठीक है, अभी क्या होगा, ये वाटर जो है वो ये थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। सपोज इधर आ गया वाटर, तो इसको ही हम लोग बेसिकली ऐसे करके याद रखना कि इसको ही हम लोग कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। तो कैपिलरी जोन में भी ठीक ऐसा ही होता है कि जो वाटर टेबल होता है उसके ऊपर अगर कोई सेडिमेंटरी लेयर ऐसा रहा कि फाइन ग्रेन सेडिमेंटरी लेयर रहा ऐसा करके, तब वाटर क्या करेगा, ये जो पोर स्पेसेस से इधर से पार्कुलेट होगा, पार्कुलेट होकर थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, और इधर तुम्हारा सैचुरेटेड जोन बना देगा इसको। ठीक है, उसको हम लोग कैपिलरी जोन बोलते हैं। तो कैपिलरी जोन समझ में आया? हाँ दादा। अच्छा, तो पहला जो पार्ट हुआ जोन ऑफ एरेशन, उसका 3 डिवीजन है, सॉइल वाटर जोन, वेडोस जोन एंड कैपिलरी जोन। अच्छा, अभी तुम्हारा वाटर टेबल आया। वाटर टेबल मतलब ग्राउंड वाटर कौन कितना नीचे तक कितना डिस्टेंस से ग्राउंड वाटर प्रेजेंट है, उसको हम लोग वाटर टेबल बोलते हैं। अच्छा, अभी वाटर टेबल के नीचे जो एरिया है उसको हम लोग बोलेंगे जोन ऑफ सैचुरेशन। तो नाम से ही पता चल रहा है, जोन ऑफ सैचुरेशन। सैचुरेशन मतलब तुम्हारा वाटर प्रेजेंट है उधर, तो उसको हम लोग जोन ऑफ सैचुरेशन बोलेंगे। और जैसे कि वाटर प्रेजेंट है उधर, इसलिए उधर हाइड्रोलिक प्रेशर तुम्हारा ज़्यादा होगा
एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे तुम्हारा जो हाइड्रोलिक प्रेशर है वो ज़्यादा होगा, तो उसको हम लोग जोन ऑफ सैचुरेशन बोलेंगे, जो वाटर टेबल के नीचे रहेगा। तो जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर समझ में आया, ग्राउंड वाटर, मैं सब लिख दिया हूँ इधर। हाँ জোন অফ স্যাচুরেশনটা বললে যে অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেশারের থেকে हाँ हाँ। হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেশারটা বেশি থাকবে। बिकॉज ऑफ द पोर स्पेसेस आर फिल्ड विथ वाटर। ठीक है, जो पोर হ্যাঁ। स्पेसेस रहता है ना, वो उसमें क्या रहता है, वाटर रहता है। अभी उधर वाटर प्रेशर ही ज्यादा रहेगा ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। जितना ऊपर जाओगे, जितना ऊपर जाओगे, ठीक है, मैं फोटो से दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो है ग्राउंड सरफेस है, ठीक है। अभी वाटर टेबल है, ये तुम्हारा वाटर टेबल है, ठीक है। अभी ये क्या हो, ये जो बाहर का जो एटमॉस्फेयर है उसके काफी नजदीक है, और इधर तुम्हारा वाटर भी नहीं है, ठीक है। इधर थोड़ा थोड़ा सा वाटर रहेगा और इधर थोड़ा सा वाटर रहेगा, इधर तुम्हारा वाटर नहीं है। तो इसलिए मैं बोला क्या कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, एटमॉस्फेयर प्रेशर तुम्हारा ज्यादा होगा वाटर प्रेशर से, जो हाइड्रोलिक प्रेशर, ठीक है। पर इधर जो होता है, ये जो जोन है, ये जो पूरा जोन है, ठीक है, ये जो पूरा जोन है, इधर क्या है, पोर स्पेसेस आर फिल्ड विथ वाटर, ठीक है। तो पोर स्पेसेस वाटर से तुम्हारा ये है, इसलिए तुम्हारा उधर वाटर प्रेशर भी ज्यादा रहेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, ठीक है ना। হ্যাঁ। হুম। ठीक है, अच्छा। अभी हम लोग देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ ग्राउंड वाटर का क्या क्या क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो पहला जो है वो है कोनेट वाटर, ये सब टर्म याद रखना होगा। पहला जो है क्या, कोनेट वाटर। कोनेट वाटर क्या है, मान लो एक प्रोपोर्शन ऑफ वाटर जो एटमॉस्फेयर से तुम्हारा काफी, मतलब जियोलॉजिकल टाइम तक वो एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्शन में नहीं है, वो किसी जगह जमा हुआ है, तब हम लोग उसको बोलेंगे कोनेट वाटर। जैसे कि फॉसिल इंटरस्टिशियल वाटर, मतलब जो फॉसिल रिमेन होता है उधर अगर कोई वाटर प्रेजेंट रहा और वो उधर ही ट्रैप होके रह गया, ठीक है, उधर ही ट्रैप होके रहेगा, तब उसको हम लोग कोनेट वाटर बोलेंगे। और वाटर रिलीज फ्रॉम द कॉम्पैक्शन ऑफ सेडिमेंट, सपोज सेडिमेंट सेडिमेंट ऐसा करके है, ठीक है, ऐसा करके कुछ सेडिमेंट है मान लो। अभी हम लोग इसको कॉम्पैक्शन मतलब दोनों तरफ फोर्स देंगे, अभी क्या होगा, ये जो है इसका जो स्क्वीज होने की वजह से, बेसिकली स्क्वीज होने की वजह से क्या होगा, वाटर निकल के आएगा, ठीक है, जिसको हम लोग कोनेट वाटर बोलते हैं, ठीक है। तो फॉसिल इंटरस्टिशियल वाटर एंड वाटर रिलीज फ्रॉम द कॉम्पैक्शन ऑफ सेडिमेंट, बेसिकली ये दो एग्जांपल है तुम्हारा कोनेट वाटर का। तो फिर से मैं बोलता हूँ, कोनेट वाटर क्या है, एक प्रोपोर्शन ऑफ वाटर जो एटमॉस्फेयर से तुम्हारा एक जियोलॉजिकल टाइम मतलब बहुत टाइम से वो एटमॉस्फेयर के साथ कोई इंटरेक्शन में नहीं है, वो सेपरेटली किसी न किसी जगह पे ट्रैप होके रहा है, ठीक है, उसको हम लोग कोनेट वाटर बोलेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, मैग्माटिक वाटर, नाम से ही पता चल रहा है कि जो मैग्मा क्रिस्टलाइजेशन और कूलिंग की वजह से जब जो वाटर बाहर के निकल के आता है, या वॉल्केनिक इरप्शन में जो वाटर निकल के आता है, ठीक है, उसको हम लोग मैग्माटिक वाटर बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, जुवेनल वाटर क्या है, जुवेनल वाटर इज बेसिकली तुम्हारा नया नया वाटर, ठीक है, जो वाटर तुम्हारा, हमारा जो अर्थ सरफेस जो है, वो जो हाइड्रोस्फीयर होता है उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। मान लो कि ये अर्थ सरफेस है, अर्थ क्राफ्ट है, ठीक है, ये अर्थ क्राफ्ट, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, मेंटल, मेंटल। अभी क्या हुआ, ये जो मेंटल है, इधर तुम्हारा मेंटल मेल्टिंग की वजह से तुम्हारा कुछ प्रोपोर्शन ऑफ वाटर बाहर ऐसा करके ग्राउंड वाटर में तुम्हारा जमा हुआ रहा, ठीक है। तो ये जो वाटर है, ये वाटर तो तुम्हारा नॉर्मल लेक या ओशन या तुम्हारा रिवर का वाटर नहीं है, एक नया प्रोसेस है जो जिससे वाटर निकल के आ रहा है, ठीक है। इसीलिए उसको जुवेनाइल वाटर बोलते हैं। जुवेनाइल मतलब जो न्यू वाटर, ठीक है, न्यू वाटर जो तुम्हारा हाइड्रोस्फीयर का ओरिजिनली उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है।
अर्थ का जो हाइड्रोस्फीयर है, बट वो तुम्हारा जो मेंटल बेसिकली जो मेंटल मेल्टिंग होता है, उधर से जो वाटर निकल के आता है उसको हम लोग जुवेनाइल वाटर बोलते हैं। ठीक है। और एक है तुम्हारा रेजुवेनेटेड वाटर। रेजुवेनेटेड वाटर इज बेसिकली तुम्हारा तुम्हारा जो बाद में देखेंगे कि एक्वीफर ये सब क्या है। तो बेसिकली जो वाटर स्टोरेज होता है, अगर उधर कोई टेक्टोनिकली कुछ डिस्टरबेंस या क्लाइमेटिक कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हुआ, तब जो वाटर का जो नया वाला वाटर, सपोज तुम्हारा सपोज एक रिवर है, ठीक है, एक रिवर है। अभी ये रिवर किसी ना किसी लेक में जमा हो रहा है, ठीक है, किसी न किसी लेक में जमा हो रहा है, और यही लेक से तुम्हारा इनफिल्ट्रेशन की वजह से वाटर नीचे जा रहा है और ग्राउंड वाटर टेबल बना रहा है, जो ग्राउंड वाटर टेबल। अभी क्या हुआ, ये जो रिवर है, ठीक है, ये जो रिवर है टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट या टेक्टोनिक कोई डिस्टर्बेंस की वजह से ये जो रिवर है इसका पूरा जो इसका जो क्या बोलते हैं, इसका जो पाथ है, जो रिवर का जो पाथ है वो पूरा चेंज हो गया कोई टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस की वजह से। तब ये क्या होगा, इधर जमा होगा। तो इधर तो एसेंशियली कोई वाटर प्रेजेंट नहीं था, ठीक है, इधर इधर तुम्हारा लेक बना के इधर जमा होगा, तो इधर तो एसेंशियली कोई वाटर प्रेजेंट नहीं था। बट अभी क्या हुआ, इधर से तुम्हारा इनफिल्ट्रेशन होके तुम्हारा वाटर नीचे जाएगा और उधर ग्राउंड वाटर टेबल बना देगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग रेजुवेनेटेड वाटर। मतलब कोई किसी न किसी टेक्टोनिक चेंज या क्लाइमेटिक चेंज की वजह से तुम्हारा नया वाटर जो जेनरेट हो रहा है, ग्राउंड वाटर जो जेनरेट हो रहा है, उसको हम लोग रेजुवेनेशन वाटर बोलते हैं। तो ये 4 टाइप समझ में आया? कोई डाउट है तो দাদা, पूछो। हाँ बोलो। হ্যাঁ, বলছি যে ম্যাগমাটিক ওয়াটার যেটা, সেটা তো হলো মানে ম্যাগমা যখন হচ্ছে তো সেটা তো পার্শিয়াল মেল্ট করে যাচ্ছে ম্যান্টেল। हाँ हाँ। আর ওই জুভেনিল যে ওয়াটারটা বললে বললে যে हम्म ম্যান্টেল থেকে যেটা हम्म যাচ্ছে, हम्म। তো তাহলে ডিফারেন্স কি হবে এটার মধ্যে? ना ना, मैग्माटिक वाटर जो होता है, मैग्माटिक वाटर बेसिकली तुम्हारा मैग्मा जो जेनरेशन हो रहा है, सपोज एक वॉल्केनिज्म हुआ, ठीक है, হ্যাঁ। सपोज वॉल्केनिज्म हुआ। अभी वॉल्केनिज्म की वजह से मैग्मा मैग्मा बाहर आया, ठीक है। अभी হ্যাঁ। वो क्या होगा, वो क्रिस्टलाइजेशन और कूलिंग की वजह से उधर से वाटर निकल के आएगा। वो जो वाटर होते हैं আচ্ছা उसको मैग्माटिक वाटर बोलेंगे। अभी जुवेनाइल আচ্ছা वाटर, আচ্ছা। ठीक है, वो जो वाटर है उसको हम लोग मैग्माटिक वाटर बोलेंगे। और जो जुवेनाइल वाटर है वो क्या होता है, मैंटल से डायरेक्ट तुम्हारा मेंटल जो मेल्टिंग होता है, पार्शियल मेल्टिंग जो बोला तुमने, ठीक है, जो पार्शियल मेल्टिंग की वजह से क्या हो रहा है कि वो जो वाटर है, वो जो वाटर है वो तुम्हारा ऐसे करके इनफिल्ट्रेट होगा, ठीक है, आसपास में, और वो ग्राउंड वाटर की तरह जमा हो, जो स्टोर होता रहेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग जुवेनाइल वाटर बोलेंगे। जो जुवेनाइल वाटर कैसे बोलेंगे कि वो कोई अर्थ सरफेस वाटर के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए हम लोग उसको जुवेनाइल वाटर बोल रहे हैं। पर जो मैग्माटिक वाटर है, ठीक है, वो मैग्मा जो जेनरेशन हो रहा है, अभी मैग्माटिक वाटर क्या हो सकता है, वो हाइड्रोस्फीयर का जो वाटर है उसके साथ भी रह सकता है ना। पर जो नीचे वाला मेंटल वाला वाटर है वो तो हाइड्रोस्फीयर के साथ कोई रिलेशन ही नहीं रहेगा, तो इसीलिए उसको जुवेनाइल वाटर बोलेंगे और उसको मैग्माटिक वाटर बोलेंगे। समझ में आया क्या? আচ্ছা। হ্যাঁ হ্যাঁ। हम्म। तो जुवेनाइल वाटर बेसिकली जो नया वाला न्यू वाटर है, न्यू वाटर जो जेनरेट हो रहा है दूसरे तरीके से, हाइड्रोस्फीयर से नहीं। और मैग्माटिक वाटर तुम्हारा वो जो मैग्मा से जो वाटर निकल रहा है, वो वाटर अभी हाइड्रोस्फीयर के साथ जो इंटरेक्शन होके वो उधर ग्राउंड वाटर की तरह जमा होते रहेगा। तो इसीलिए उसको मैग्माटिक वाटर और उसको जुवेनाइल वाटर दोनों डिवीजन किया गया है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हाइड्रोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, जो मैं पहला पहला जो स्लाइड में बोले थे कि जो हाइड्रोजियोलॉजी क्या होता है कि ग्राउंड वाटर के साथ कैसा तुम्हारा जियोलॉजिकल लिथोलॉजी और जियोलॉजी कैसा उसके साथ डिपेंडेंट होता है, तो उसको हम लोग अभी देखेंगे कि क्या क्या है। तो पहला है तुम्हारा एक्वीफर,
दूसरा है एक्वीटर्ड, तीसरा है एक्वीफ्लूड एंड चौथा है एक्वीफ्यूज। तो ये चार पूरा याद रखना होगा कि किसका क्या प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो एक्वीफर, एक्वीटर्ड, एक्वीफ्लूड एंड एक्वीफ्यूज। तो एक्वीफर क्या है, पहले दो टर्म समझना होगा कि व्हाट इज पोरोसिटी एंड व्हाट इज परमेबिलिटी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि पोरोसिटी परमेबिलिटी अलग से, पर पहले देख अभी जान लो कि नहीं तो ये एक्वीफर ये सब समझ में नहीं आएगा। तो पोरोसिटी क्या है, तो पहले मेरे को ड्रॉ करना दो। ऐसा ऐसा सेडिमेंटरी ग्रेन्स है, ऐसा ऐसा सेडिमेंटरी ग्रेन है। ठीक है, अभी क्या, इधर देखो, हमको अभी जो ग्रेन ग्रेन जो कांटेक्ट है उसके बीच में ना कुछ पोर स्पेसेस रहता है, खाली जगह रहता है। ठीक है, ये इसको पकड़ो या इसको पकड़ो, इधर तो कुछ कुछ खाली जगह रहता है। जो ग्रेन ग्रेन जो ग्रेन ग्रेन कांटेक्ट है उसके बीच में कुछ खाली जगह रहता है, जिसको हम लोग पोरोसिटी बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया पोरोसिटी क्या है। हाँ। अच्छा, अभी अभी जो ये पोर स्पेसेस है उसमें से वाटर कैसे इजीली निकल सकता है, हाउ इजीली द वाटर फ्लो, ठीक है, बिटवीन द पोर स्पेसेस। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे परमेबिलिटी। क्या बोलेंगे, परमेबिलिटी। एक है तुम्हारा पोरोसिटी, पोरोसिटी, दूसरा है परमेबिलिटी, परमेबिलिटी। तो पोरोसिटी क्या बोला, जो पोर स्पेसेस बिटवीन द ग्रेन्स होता है उसको हम लोग पोरोसिटी बोलेंगे। और परमेबिलिटी, हाउ इजीली वाटर मूव बिटवीन द तुम्हारा पोर स्पेसेस, इस पोर स्पेसेस के अंदर से वाटर कितना इजीली मूव करेगा उसको हम लोग परमेबिलिटी बोलेंगे। तो पोरोसिटी परमेबिलिटी बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया। हाँ। ठीक है, तो अभी इन दोनों के लिए पूरा गेम चलेगा कि क्या एक्वीफर है। तो एक्वीफर क्या बोल रहे हैं, बोथ पोरस एंड पार्मिएबल, मतलब पोरोसिटी भी तुम्हारा अच्छा रहता है और पार्मिएबिलिटी अच्छा रहता है, तो उसको हम सब बोलेंगे एक्वीफर। जो एक्वीफर इज बेसिकली तुम्हारा सबसे अच्छा वाटर स्टोरेज का तुम्हारा जगह है। तो हाई स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है, सबसे ज़्यादा वाटर इधर ही स्टोरेज होगा क्योंकि वाटर अच्छे से पोर स्पेसिस के अंदर से आ भी रहा है और परमेबिलिटी मतलब अच्छे से उधर फ्लो भी हो रहा है, तो इसीलिए वाटर स्टोरेज भी ज़्यादा रहेगा। तो इसीलिए हम लोग इसको, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्वीफर। तो इधर से जो क्वेश्चन आता है वो है कि एग्जाम्पल, एक्वीफर का एग्जाम्पल बोलो। तो एक्वीफर का एग्जाम्पल जो होता है वो है अनकॉन्सोलिडेटेड सैंड एंड ग्रेवल, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, फ्रैक्चर्ड इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। जो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक होता है वो अगर फ्रैक्चर रहा तब वो एक्वीफर की तरह रिएक्ट करेगा, नहीं तो वो तुम्हारा एक्वीफ्यूज हो जाएगा अगर फ्रैक्चर नहीं रहा। तो ये अच्छे से ध्यान रखना कि जो फ्रैक्चर, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रैक्चर, फ्रैक्चर्ड इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। तो एक्वीफर का एग्जाम्पल, तो इन चारों का ही एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम्पल अच्छे से याद रखना कि सैंड ग्रेवल, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एंड फ्रैक्चर्ड इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक, ये है बेसिकली एक्वीफर। ফ্র্যাকচার ইগনিয়াস রক মানে হলো ইগনিয়াস রকের মধ্যে যে ফ্র্যাকচার জেনারেট हाँ করবে हाँ সেটা বুঝি। हाँ हाँ हाँ। अभी जो एक्वीफर का जो ये होता है क्लासिफिकेशन होता है उधर हम लोग देखेंगे कि फ्रैक्चर्ड इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक कैसे एक्वीफर की तरह रिएक्ट होता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्लाइड में ही देखेंगे। तो एक्वीटर्ड क्या है, पोरस बट लेस परमिएबल। तो एक्वीफर क्या था, बोथ पोरस एंड परमिएबल, बट एक्वीटर्ड जो होता है वो पोरस बट लेस परमिएबल, मतलब पोरोसिटी हाई रहता है, ठीक है, पर परमिएबिलिटी इतना अच्छा नहीं होता, मतलब वाटर जो फ्लो होता है वो अच्छे से नहीं हो पाता है। तो उसका एग्जाम्पल क्या है, बेसिकली सिल्ट, क्लेई सैंड, वीकली पोरस, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, जो इग्नियस और वेदर्ड, जो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक रहता है उस, उस उसको हम लोग एक्वीटेट की तरह बोल सकते हैं, वो है एक्वीटेट, मतलब हाईली पोरस बट लेस परमिएबल। ठीक है, एक्वीक्लूड क्या है, पोरोसिटी बहुत हाई है बट
परमेबिलिटी इज जीरो, मतलब वाटर फ्लो नहीं हो पाता है, ठीक है, जो एक्विक्लूड होता है, जैसे कि शेल, क्ले बेड, इसमें क्या होता है, पोरोसिटी बहुत ज़्यादा रहता है, पर जो परमेबिलिटी है वाटर का वो नहीं हो पाता है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे एक्विक्लूड। और एक्विफ्यूज क्या है, जिसमें पोरोसिटी और परमेबिलिटी दोनों ही जीरो है, पोरस भी नहीं है, परमेबिलिटी भी नहीं है। बेसिकली जो ग्रानाइट, बेसल्ट, मतलब हाईली कॉम्पैक्ट जो रॉक होता है, ठीक है, ग्रानाइट, बेसल्ट, मेटामॉर्फिक रॉक, ये सब तो कॉम्पैक्ट रॉक होता है, सेडिमेंटरी रॉक तो नहीं है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्वीफ्यूज। तो एक्वीफर, एक्वीटर्ड, एक्वीक्लूड, एक्वीफ्यूज, समझ में आया? हाँ। हाँ, अभी जो तुमने क्वेश्चन किया था कि फ्रैक्चर, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक, अभी हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग देखेंगे क्या है टाइप्स ऑफ एक्वीफर, ठीक है। तो पहला क्या है, कॉन्फाइंड एक्वीफर। कॉन्फाइंड एक्वीफर, तो मैं इधर एक फोटो ड्रॉ करता हूँ। सपोज है लैंड सरफेस है, ठीक है, अभी क्या है, इधर तुम्हारा एक लेयर है, ऐसा करके, इधर एक दूसरा लेयर है। अभी कॉन्फाइंड एक्वीफर क्या है, और इधर तुम्हारा वाटर है, इधर तुम्हारा वाटर है, इन दोनों लेयर के बीच। अभी कॉन्फाइंड एक्वीफर का कॉन्सेप्ट क्या है, ये जो लेयर होगा, ये तुम्हारा एक्वीटर्ड होगा, एक्वीटर्ड, एक्वीटर्ड, ठीक है, ये दोनों लेयर एक्वीटर्ड होगा। और उसकी बीच में, मतलब एक्वीटर्ड मतलब पोरस बट लेस परमिएबल, ठीक है, तो इसको इसको बोलेंगे हम लोग दोनों कॉन्फाइनिंग लेयर। अभी दोनों कॉन्फाइनिंग लेयर के बीच जो वाटर रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्फाइंड एक्वीफर। मतलब जो दो कॉम्पैक्ट लेयर, ये एक कॉम्पैक्ट लेयर है, ये एक कॉम्पैक्ट लेयर है, जो कि पोरस है बट लेस परमेबल है, ऐसा दो लेयर, मतलब वाटर इधर से नीचे नहीं जा पाएगा, उधर इधर वाटर इधर से ऊपर नहीं जा पाएगा, ठीक है, इधर नहीं जा पाएगा, इधर भी नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो वाटर इधर ही तुम्हारा स्टोरेज होके रहेगा, इधर ही स्टोरेज होके रहेगा, ठीक है। तो दोनों कॉन्फाइनिंग लेयर के बीच जो जब वाटर तुम्हारा स्टोर होके रहता है, उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्फाइनिंग एक्वीफर, कॉन्फाइंड एक्वीफर। समझ में आया कॉन्फाइंड एक्वीफर? हाँ। ठीक है, अभी देखो कि दो कॉन्फाइनिंग लेयर के बीच ये वाटर प्रेजेंट है, मतलब ये जो वाटर है बहुत ज्यादा हाई प्रेशर है इधर, क्योंकि दो लेयर, मतलब मान लो कि एक लेयर है, एक लेयर है, दो कॉन्फाइनिंग लेयर है, उसके बीच में तुम्हारा वाटर है। अभी क्या होगा, इधर वाटर प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा, तो इधर क्या होता है कि वाटर प्रेशर तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इधर वाटर बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, इसलिए इधर वाटर प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि दो कॉन्फाइनिंग लेयर के बीच तुम्हारा वाटर है, तो इसलिए इधर वाटर प्रेशर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है। इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्फाइंड एक्वीफर। समझ में आया कॉन्फाइंड एक्वीफर? हाँ। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे सेमी कॉन्फाइंड एक्वीफर। अभी तुम्हारा जो क्वेश्चन था फ्रैक्चर्ड, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है, मान लो ऐसा करके एक इग्नियस रॉक का लेयर है, ठीक है, ठीक है, अभी क्या होगा, सपोज इधर वाटर है, इधर वाटर है, और इधर थोड़ा क्रैक्स है, तो तुम्हारा क्रैक्स है। तो अभी क्या होगा, ये जो वाटर है ये क्रैक के बीच में से निकल के जाएगा, और इधर तुम्हारा वाटर जमा करेगा, जो कि एक ग्राउंड वाटर सोर्स होगा, ठीक है, ग्राउंड वाटर सोर्स होगा, तो इसलिए हम लोग इसको लीकी एक्वीफर भी बोलते हैं, ठीक है।
लीकी एक्वीफर, क्योंकि लीक हो रहा है, वाटर जो है वो लीक हो रहा है, ये फ्रैक्चर में से लीक हो रहा है, लीक होकर ऊपर जा रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको लीकी एक्वीफर भी बोलते हैं। ফ্র্যাকচার কি ওপরে কিভাবে উঠছে? हाँ। ওপরে কি করে উঠছে? ফ্র্যাকচার দিয়ে তো নিচে ना 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 ना, আসার কথা। वाट ना ना ना, वाटर, सपोज वाटर इधर प्रेजेंट है, ठीक है, सपोज मान लो कि इधर है, ठीक है, ऐसा करके वाटर प्रेजेंट है। अभी क्या होगा, इधर तुम्हारा कुछ फ्रैक्चर प्रेजेंट है, अभी क्या होगा, इधर भी तुम्हारा वाटर प्रेजेंट होते रहेगा। सपोज इधर तुम्हारा वाटर पहले था, अभी क्या हो रहा है, इधर भी तुम्हारा, इधर सम प्रोपोर्शन ऑफ फ्रैक्चर प्रेजेंट है, तो वाटर क्या होगा, ये फ्रैक्चर में से ऊपर जाएगा ना, আচ্ছা, বুঝলাম। হ্যাঁ। तो वाटर तो इधर जाएगा, इसलिए मैं इधर वाटर पकड़ लिया। अभी ये फ्रैक्चर्ड फ्रैक्चर्ड कोई लिथोलॉजी रहा, मतलब मेटामॉर्फिक या इग्नियस रॉक रहा, तब वाटर क्या होगा, इस फ्रैक्चर में से ऊपर जाएगा और इधर तुम्हारा और एक एक्वीफर बनाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग लिक्की एक्वीफर बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया कैसे होता है लिक्की एक्वीफर? হ্যাঁ। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो है अनकॉन्फाइंड एक्वीफर। तो कॉन्फाइंड एक्वीफर में हम लोग क्या देखे थे, ये वाला पिक्चर को देखो, ऊपर एक कॉन्फाइनिंग लेयर, ठीक है, और नीचे एक कॉन्फाइनिंग लेयर, उसके बीच में तुम्हारा वाटर प्रेजेंट रहेगा, तो इसको हम लोग कॉन्फाइनिंग एक्वीफर। अनकॉन्फाइंड एक्वीफर क्या रहेगा, सिर्फ नीचे एक कॉन्फाइनिंग लेयर रहेगा, ऊपर कोई लेयर नहीं रहेगा, कॉन्फाइनिंग लेयर, वाटर ऐसा प्रेजेंट रहेगा, इसको हम लोग अनकॉन्फाइंड एक्वीफर बोलेंगे। सिर्फ नीचे जो है वो उधर ही एक कॉन्फाइनिंग लेयर रहेगा, पर ऊपर 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 पूरा खाली रहेगा, उसको हम लोग अनकॉन्फाइंड एक्वीफर बोलेंगे। ठीक है, और चौथा नंबर में जो होता है उसको बोलते हैं पार्च्ड एक्वीफर। सपोज एक लैंड सरफेस है, अभी क्या होता है, किसी वजह से इधर सपोज सम प्रोपोर्शन ऑफ क्ले, ठीक है, ऐसा करके क्ले प्रेजेंट रहा, ठीक है, अभी क्या होगा, जब वाटर इनफिल्ट्रेट होगा, ठीक है, वाटर जब सरफेस में इनफिल्ट्रेट होगा, क्या होगा, इधर भी वाटर जमा होता रहेगा, ठीक है, और वाटर तो नीचे नहीं जा पाएगा क्योंकि ये क्लेई लेयर है, और क्लेई लेयर में पोरोसिटी रहता है पर परमेबिलिटी तो बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है, जो पहले देखा, जो एक्विक्लूड में जो होता है, ठीक है, तो एक्विक्लूड बेसिकली एक एक्विक्लूड लेयर, ठीक है, ऐसा करके एक एक्विक्लूड लेयर, ठीक है, अभी वो लेयर लेयर क्या होता है, क्लेई लेंस, इसको बोलते हैं क्लेई लेंस, ठीक है, तो ये जो वाटर इनफिल्ट्रेट हुआ और इधर तुम्हारा सम प्रोपोर्शन ऑफ वाटर इधर स्टोर हुआ, तो इसको हम लोग बोलेंगे पार्च्ड एक्वीफर। इधर अभी हम लोग अगर वेल कनेक्ट करी, तो इधर से वाटर तुम्हारा ऊपर जाएगा, ठीक है, तो काफ़ी टाइम, कभी कभी तुम्हारा जो पुरुलिया एरिया या वेस्ट बंगाल का जो वेस्टर्न पार्ट होता है ना, उधर कभी कभी तुम्हारा क्या होता है कि जब कोई अच्छा हाइड्रोजियोलॉजिस्ट अगर ना गया, तो क्या होता है, उधर काफ़ी सारा ऐसा क्ले लेयर प्रेजेंट है, ठीक है, अभी क्या हुआ, उधर पानी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो ये हाइड्रोजियोलॉजिस्ट लोग क्या करता है, ये जो क्ले लेयर है इधर से तुम्हारा वेल बना के अभी वाटर जो एक्वीफर से वाटर निकलता है, ठीक है, बट वो क्ले लेयर में ज़्यादा दिन तक वाटर नहीं रहता है, क्योंकि तुम इसको पकड़ो जो कॉन्फाइनिंग एक्वीफर है, इसको पकड़ो और इसको पकड़ो, वाटर का किधर ज़्यादा प्रेजेंट है, ऑब्वियसली कॉन्फाइनिंग लेयर, जो कॉन्फाइंड एक्वीफर होता है, एक क्लेई लेयर में अगर वाटर मिल गया तो ये वाटर ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, इसीलिए उधर अगर वेल बनाया हम लोग, तो क्या होगा कि ज़्यादा दिन तक वाटर हम लोग नहीं यूज़ कर सकेंगे, वो वाटर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए वो अच्छे से उधर तुम्हारा बेसिकली सर्वे करना पड़ता है कि कैसे तुम्हारा कॉन्फाइंड एक्वीफर है या पार्च एक्वीफर है, वाटर मिल गया मतलब यही नहीं कि हाँ हाँ ठीक है हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, अगर ये पार्च एक्वीफर मिला ना, वो कुछ काम का नहीं है, उधर वाटर बहुत ज़्यादा जल्दी खत्म हो जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे पार्च एक्वीफर, PRSHED, पार्च एक्वीफर। समझ में आया पूरा एक्वीफर का जो टाइप है? হ্যাঁ। ठीक है, ये जो फोटो है इधर देखो, ये जो फोटो है
इधर क्या है, पहले देखो ये जो कॉन्फाइनिंग एक्वीफर बोले हैं, कॉन्फाइनिंग एक्वीफर, ये देखो ऊपर में एक एक्वीटेड लेयर है, नीचे में एक एक्वीटेड लेयर है, उसके बीच में तुम्हारा वाटर प्रेजेंट है, इसके बीच में तुम्हारा वाटर प्रेजेंट है, इसको हम लोग कॉन्फाइनिंग एक्वीफर बोलेंगे। अनकॉन्फाइंड एक्वीफर किसको बोलेंगे, जिसके नीचे से तुम्हारा एक्वीटेड लेयर है, ऊपर देखो सिर्फ सेडिमेंट है, ठीक है, कोई कॉन्फाइनिंग लेयर नहीं है, इसको हम लोग अनकॉन्फाइंड एक्वीफर बोलेंगे, ठीक है। और पार्स एक्वीफर तो मैं दिखाया कैसे होता है पार्स एक्वीफर, ठीक है। और लीकी एक्वीफर मैंने बोला कैसे फ्रैक्चर में से वाटर लीक होके ऊपर जाता है, तो उसको लीकी एक्वीफर बोलेंगे, ठीक है। अभी 3 पॉइंट और देखेंगे कि ये जो वेल, इधर देख सकते हो कि 3 टाइप का वेल है, ये एक वेल है, ये एक वेल है, ये एक वेल है। तो ये सब वेल में भी बहुत सारा डिफरेंस है, ठीक है। एक वेल में देख सकते हो, ये वाला जो वेल है, ये ऑटोमेटिकली वाटर बाहर के निकल के आ रहा है, इसको नाम दिया गया है फ्लोइंग आर्टेशियन वेल, ठीक है। पहले समझेंगे कि आर्टेशियन वेल क्या है। आर्टेशियन वेल किससे है, आर्टेशियन वेल सिर्फ जो कॉन्फाइंड एक्वीफर के साथ जो वेल कनेक्टेड रहेगा उसको हम लोग आर्टेशियन वेल बोलेंगे, बस इतना ही याद रखना कि कॉन्फाइंड एक्वीफर के साथ जो वेल कनेक्टेड रहेगा उसको हम लोग आर्टेशियन वेल बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, ये एक फ्लोइंग आर्टेशियन वेल है, ये तुम्हारा एक है नॉन फ्लोइंग आर्टेशियन वेल, ठीक है। और एक है वाटर टेबल वेल। तो एक पॉइंट इधर समझना होगा कि ये जो एक डैश डैश करके लाइन देख रहे हैं ना, एक डैश डैश करके लाइन दिया गया है, इसको बोलते हैं पीजियोमेट्रिक सरफेस। तो पीजियोमेट्रिक सरफेस क्या है, पीजियोमेट्रिक सरफेस है, पीजियोमेट्रिक सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस है, आप टू मतलब जितना हाइट तक वाटर ऑटोमेटिकली ऊपर जा सकता है, ठीक है। पीजियोमेट्रिक सरफेस एक एक एरिया के लिए एक एक टाइप का होता है। तो पीजियोमेट्रिक सरफेस वही है जो सरफेस तक, मतलब जो लाइन, जो इमेजिनरी लाइन है, पीजियोमेट्रिक जो लाइन है, उतना तक तुम्हारा वाटर ऊपर जा सकता है। तो ये जो इमेजिनरी सरफेस जो मीन सी लेवल से तुम्हारा कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो एक सरफेस है उतना तक ही तुम्हारा वाटर ऊपर जा सकता है, उसको हम लोग बोलेंगे पीजियोमेट्रिक सरफेस। मतलब ये जो लाइन है, ये जो ये जो लाइन दिया गया है, ये जो डैश डैश करके लाइन दिया गया है, वाटर इतना हाइट तक ही ऑटोमेटिकली ऊपर जा सकता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे पीजियोमेट्रिक सरफेस। तो ये पीजियोमेट्रिक सरफेस के ऊपर ही तुम्हारा जो वेल डिफरेंशिएट होता है। तो क्या है, पहला है फ्लोइंग आर्टेशियन वेल। तो आर्टेशियन वेल में क्या बोला, जो वेल तुम्हारा कॉन्फाइंड एक्वीफर के साथ कनेक्टेड है उसको हम लोग आर्टेशियन वेल बोलेंगे। तो ये जो पीजियोमेट्रिक सरफेस है और ये जो आर्क सरफेस है, ये जो सरफेस है तुम्हारा, ये पीजियोमेट्रिक सरफेस से बहुत ज्यादा नीचे है। तो मैंने क्या बोला पीजियोमेट्रिक सरफेस में कि इतना तक वाटर, अप टू दैट हाइट तुम्हारा वाटर आसानी से ऊपर जा सकता है। अभी अगर आर्क सरफेस ही इतना नीचे है और वेल इतना नीचे है, पीजियोमेट्रिक सरफेस के नीचे तुम्हारा वेल है, तो वाटर ऑटोमेटिकली तुम्हारा पंप करने की जरूरत नहीं है वेल में, वाटर ऑटोमेटिकली तुम्हारा जो वेल है वेल से निकल के बाहर आ जाएगा। इसलिए इसको फ्लोइंग आर्टेशियन वेल बोलेंगे, फ्लोइंग आर्टेशियन वेल। फ्लोइंग, फ्लोइंग मतलब ऑटोमेटिकली तुम्हारा এর কারণ কি? हाँ কারণ কি যে অটোমেটিক থ্রাস্টার? हाँ हाँ, इधर जो पीजियोमेट्रिक सरफेस है, पीजियोमेट्रिक सरफेस मैंने क्या बोला, इधर देखो 2 पॉइंट है। एक तो तुम्हारा पीजियोमेट्रिक सरफेस है, तो पीजियोमेट्रिक सरफेस क्या है कि वाटर कितना हाइट तक ऊपर जा सकता है, एक पॉइंट हो गया, ठीक है। अभी देखो पीजियोमेट्रिक सरफेस से तुम्हारा वेल काफी नीचे है, अभी वाटर इधर मैं क्या बोला, कॉन्फाइंड एक्वीफर जो होता है, इधर हाइड्रोलिक प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अभी पीजियोमेट्रिक सरफेस के नीचे वेल है, तो वाटर क्या करेगा, ये जो एक्वीफर है इधर बहुत ज्यादा हाइड्रोलिक प्रेशर है, ये जो प्रेशर प्रेशर क्रिएट होता है ना, ये प्रेशर की वजह से वाटर वेल से निकल के बाहर आ जाता है वाटर, क्योंकि पीजियोमेट्रिक सरफेस আচ্ছা। बहुत ज्यादा नीचे है। क्योंकि पीजियोमेट्रिक सरफेस एक सरफेस है जितना तक तुम्हारा वाटर हो सकता है, वाटर ऊपर जा सकता है, पर पीजियोमेट्रिक सरफेस के नीचे तुम्हारा वेल है, पीजियोमेट्रिक सरफेस के नीचे वेल है, इसलिए वाटर ऑटोमेटिकली नीचे आ रहा है। अभी तुम्हारा नॉन फ्लोइंग आर्टेशियन वेल में देखो, जो पीजियोमेट्रिक सरफेस है वो आर्क सरफेस की बहुत ज्यादा नीचे है, ठीक है। इसलिए इधर क्या होगा, वाटर तुम्हारा ये पीजियोमेट्री, ये देखो पीजियोमेट्रिक सरफेस तक ही वाटर गया है, ठीक है, पीजियोमेट्रिक सरफेस तक ही वाटर गया है, तो क्या हुआ कि इधर से तुम्हारा
वाटर ऊपर ऊपर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वाटर इतना तक ही आएगा। आज सरफेस तो ऊपर है ना, हम लोग तो वाटर इधर से निकलना होगा, वाटर तो इधर से निकलना होगा। पर जो वाटर है, वाटर इधर प्रेजेंट है, क्योंकि पिजोमेट्रिक सरफेस तक ही जा सकता है वाटर। तो जैसे कि नीचे है पिजोमेट्रिक सरफेस आज सरफेस है, इसलिए इधर क्या करेगा, क्या मतलब पंपिंग की वजह से वाटर निकल सकते हैं हम लोग, पंपिंग करके वाटर निकल सकते हैं। इधर ऑटोमेटिकली वाटर फ्लो नहीं कर पाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन फ्लोइंग आर्टेशियन वेल। इधर एक पिजोमेट्रिक सरफेस तक ही वाटर इधर जमा होता रहेगा। अभी हम लोग पंपिंग करेंगे तब वाटर नीचे से ऊपर आएगा, क्योंकि आज सरफेस तुम्हारा बहुत ज्यादा ऊपर में है पिजोमेट्रिक सरफेस से। तो दो पॉइंट याद रखना, एक तो तुम्हारा कॉन्फाइंड एक्वीफर में आर्टेशियन वेल होता है, तो नॉन फ्लोइंग आर्टेशियन वेल या फ्लोइंग आर्टेशियन वेल दोनों ही तुम्हारा कॉन्फाइंड एक्वीफर में एक्वीफर के साथ कनेक्टेड होता है। सेकेंड पॉइंट, फ्लोइंग आर्टेशियन वेल में क्या होता है, जो पिजोमेट्रिक सरफेस है वो तुम्हारा आज सरफेस से बहुत ज्यादा ऊपर में रहता है, इसलिए वो वाटर वाटर ऑटोमेटिकली वेल से फ्लो होता है। पर जो नॉन फ्लोइंग आर्टेशियन वेल है, उधर क्या होता है, आज सरफेस पिजोमेट्रिक सरफेस के ऊपर है, तो इसलिए वाटर जो होता है वो पिजोमेट्रिक सरफेस तक ही जाके रुक जाता है। फिर हम लोग को पंपिंग करने से वो वाटर बाहर निकल सकते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे नॉन फ्लोइंग आर्टेशियन वेल। समझ में आया? फ्लोइंग आर्टेशियन वेल और नॉन फ्लोइंग, ठीक है। हाँ अच्छा, और तीसरा जो टाइप है वो है वाटर टेबल वेल। वो सिंपल जो अनकॉन्फाइंड एक्वीफर होता है, ठीक है। पहले तो ये जो वाटर टेबल वेल है, ये तुम्हारा वाटर टेबल तक ही वाटर जाएगा। ये देखो वाटर टेबल, ये जो है ये जो है ये तो तुम्हारा वाटर टेबल है। तो वाटर टेबल तक ही तुम्हारा वाटर जाएगा, वो पिजोमेट्रिक सरफेस तक भी नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि अनकॉन्फाइंड एक्वीफर है। इधर क्या हो रहा था, इधर हाइड्रोलिक प्रेशर बहुत ज्यादा था, इसलिए वो पिजोमेट्रिक सरफेस से पहुंच जा रहा था। पर इधर क्या हो रहा है, अनकॉन्फाइंड एक्वीफर में क्या हो रहा है, ऊपर तुम्हारा कोई कॉन्फाइनिंग लेयर नहीं है, ठीक है। इसलिए क्या हो रहा है, वाटर वाटर का जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा कम है, इसलिए वो वाटर टेबल तक ही वाटर सीमित है, वो पिजोमेट्रिक सरफेस तक पहुंच नहीं पा रहा है। तो इसलिए इधर भी तुम्हारा पंपिंग की वजह से वो वाटर हम लोग निकल सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग वाटर टेबल वेल बोलेंगे, कि वाटर टेबल तक ही वो वाटर प्रेजेंट रहेगा, वो पिजोमेट्रिक सरफेस तक नहीं जा रहा है, तो इसलिए इसको वाटर टेबल वेल बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया पूरा 3 टाइप का वेल? हाँ दादा। ठीक है, तो अब तक जो पढ़ाया गया वो समझ में आया सब कुछ? कोई डाउट है? हाँ कोई डाउट? दादा। तो ये हम लोग आज पूरा जो बेसिक है हाइड्रोजियोलॉजी का, मैं इधर पूरा लिख के दे रहा हूँ, मैं नोट्स भेज दूंगा, इधर से पढ़ने से ही हो जाएगा। मैं ये टोट टोट का जो बुक है वो रेफरेंस की तरह यूज़ किया हूँ, तो वो टोट का बुक अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तो कौन कितना स्टूडेंट प्रेजेंट है? अच्छा अच्छा, प्रेरणा, हाँ दादा। हाँ, तो तुम्हारे लिए एक टास्क है कि ये जो पूरा टॉपिक पढ़ाया गया है आज, ठीक है, हाँ हाँ ये टॉपिक से पहले रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।